हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मैं शिवम पांडे एक बार फिर से आज आपके सामने। आपने देखा होगा कि जब भी मैं आपके सामने आता हूं तो जीके और जीएस के सीयूटी एग्जाम्स के रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको माइंडसेट में रख के हम अपने क्या बोलते हैं वीडियोस बनाते हैं। आज के वीडियोस में भी आपको इकोनॉमिक्स का ये वीडियो है और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, हालांकि थंबनेल देखा होगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज जो आप पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली पढ़ने वाले हैं 5 ईयर प्लानिंग। लेकिन 5 ईयर प्लानिंग को स्टार्ट करने से पहले हम कोशिश करेंगे कि पहले थोड़ा सा जान लें कि टाइप्स ऑफ कुछ ये कुछ जनरल टर्म्स हैं, तो इन जनरल टर्म्स के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि जनरल टर्म्स का अपने में क्या मीनिंग होता है। और कई बार ये सारे रिवोल्यूशन पूछ लिए जाते हैं, भाई जनरल है, जीके जीएस से कुछ भी पूछा जा सकता है ना, तो बस थोड़ा बहुत जानना चाहिए। तो चलो जान लेते हैं इनके बारे में, लिखा भी सामने से। रेड रिवोल्यूशन का मतलब जब मीट और पोल्ट्री सेक्टर को, भाई मुर्गी पालन अंडा पालन ये जो भी है, या मीट इंडस्ट्री को जब बूम किया गया तो उसको क्या बोला गया, रेड रिवोल्यूशन। पिंक रिवोल्यूशन आपको पता है, नहीं पता तो जान लीजिएगा। अनियन एंड फार्मास्यूटिकल का मतलब आप समझ लीजिए मेडिसिन लाइन से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उसे आप फार्मास्यूटिकल कहते हैं। तो इन सारी चीजों की जो प्रोडक्शन को बोला गया उससे बोला गया पिंक। बेसिकली आप देखेंगे फार्मास्यूटिकल पुणे वगैरह में काफी ज्यादा है। और अनियन जानते हैं, नासिक महाराष्ट्र बहुत ही फेमस है, पिंकिश होती ही है थोड़ी थोड़ी, तो इसके रीजन से इसे पिंक रिवोल्यूशन जैसा भी कुछ कहा जाता है। व्हाइट रिवोल्यूशन आप सभी को पता है कहां से स्टार्ट हुआ, गुजरात के आनंद जिले से। और आपको पता है कि अमूल डेयरी जो है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव कंपनी है जो कि प्रोड्यूस करती है, अमूल दूध पीता है इंडिया, तो वहां से है। येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड्स से रिलेटेड करता है। ऑयल सीड्स में चाहे वो सर मस्टर्ड हो, सोयाबीन हो या सनफ्लावर हो, जिस तरह के भी ऑयल्स आप, कॉटन ऑयल हो, जिस तरह का भी ऑयल आप यूज करते हैं, बेसिकली उनको हम किस में लेते हैं, एक तरह से येलो रिवोल्यूशन। इसमें आप बेसिकली ऑयल सीड्स के बारे में जानते हैं, तो इतनी चीजें आपको आसानी से याद हो जाएंगी, इसको वो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, देखेंगे वैसे भी समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, हमेशा लेक्चर को चिल कीजिए, जहां डाउट में है उसको रिवाइंड कीजिए, ये सारी चीजें हम देखते रहते हैं। फिर हम बात करते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन की। भाई ग्रीन रिवोल्यूशन का नाम है फूड ग्रेन से प्रोडक्शन। अब इसमें चाहे वीट, मैक्सिमम इसमें जो मेजर क्रॉप आई वो कोइंसिडेंटली वीट आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल वीट की ही बात की गई है। वीट के अलावा राइस हो, मिलेट्स हो, मतलब किसी भी तरह का फूड ग्रेन हो तो उसको आप इसी कंटेक्स्ट में लेंगे। तो फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को लेके, फूड ग्रेन्स को प्रमोट करने को लेके ये काम किया जाता है। गोल्डन रिवोल्यूशन की बात की जाए तो इंक्रीजिंग हॉर्टिकल्चर एंड हनी प्रोडक्शन। हॉर्टिकल्चर का मतलब ये जो फूल वगैरह उगाए जाते हैं, सब्जियां उगाई जाती है वो, और हनी प्रोडक्शन को लेके कि भाई मधुमक्खी पालन जो होती है, शहद निकालते हैं, हनी खाते हैं, हनी हनी बुलाते भी हैं कुछ केस में। तो हालांकि वो हनी यहाँ पे नहीं है, वो हनी तो आप अपने प्यार से बुलाते हैं कि शहद जैसी कोई मीठी या मीठा हो आपका, तो उसे आप हनी कहते हैं, घर में सुनते होंगे। गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। भाई जूट के बोरे मिलते हैं, जो राशन आते हैं वो जूट की बोरे में आते हैं प्लास्टिक की जगह, तो जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। और जूट के बारे में आपको पता है ये ये केवल इंडिया में, वर्ल्ड में दो जगह है, एक इंडिया और एक बांग्लादेश, यहीं पे इसका प्रोडक्शन होता है, जिसमें बांग्लादेश मेजर प्रोडक्शन करता है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वहाँ पे जूट प्रोडक्शन बहुत ही सुटेबल होता है और यहीं पे इसकी मिल्स है। जब इंडिया बांग्लादेश डिवाइड हुआ, इंडिया पाकिस्तान, तो पता चला कि रॉ मटेरियल इंडिया मिल्स इंडिया में रह गई और रॉ मटेरियल का जो प्रोडक्शन करने वाला एरिया वो बांग्लादेश में चला गया। तो हालांकि इंडिया में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार में इसकी खेती की जाती है। तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार में बेसिकली पाया जाता है इंडिया में, और बाकी बांग्लादेश तो मेजर प्रोडक्शन है। और पूरे वर्ल्ड में यही दो कंट्रीज है जूट का प्रोडक्शन करती हैं, इसलिए इसको जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। ये आपने पढ़ा ही होगा कि गोल्डन फाइबर क्या कहते हैं, जब भी आपको फाइबर टू फैब्रिक क्लास 7th का साइंस पढ़ाया गया होगा तो उसमें फाइबर टू फैब्रिक आता है। साइंस के भी लेक्चर्स को हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को कुछ कवर करेंगे, जीके जीएस का सिलेबस लंबा है। तो अब आते हैं अपनी 5 ईयर प्लानिंग पे। तो सीधे 5 ईयर प्लानिंग की बात करें तो हम यहीं से तो स्टार्ट कर नहीं सकते, हमें जानना है कि 5 ईयर प्लानिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो देखते हैं, आपको फिर अभी इंग्लिश में पे लाएंगे, पहले थोड़ा देखिए हिंदी इंग्लिश मिक्स है, तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो आप इसके लिए परेशान मत होइएगा। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग देखिए, मैंने जितना लिखा है ना कट टू कट लिखा है,
कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे तो 5 ईयर प्लानिंग में काफी कुछ होता है, आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ पढ़ना भी पड़ेगा, लेकिन क्या क्वेश्चन पूछा जाता है अगर वो जानना है तो ये बेस्ट है कि यहां से ये क्वेश्चन आता है, बात खत्म। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग की अगर आप बात करें तो ये क्या था भाई, फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग की अगर आप बात करेंगे तो इसका ड्यूरेशन क्या था। अवधि का मतलब क्या होता है कि क्या ड्यूरेशन है। तो जब ड्यूरेशन की बात करेंगे तो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग, अच्छा 5 ईयर प्लानिंग कहाँ से लिया गया, हमने रशिया से अडॉप्ट किया था। कहाँ से अडॉप्ट किया है, रशिया से अडॉप्ट है ये सिस्टम। 5 ईयर प्लानिंग रशिया में चलाए गए थे, तो रशिया से अडॉप्ट किया गया था ये सिस्टम। तो 1951 से 1956 5 ईयर का है भाई, तो 5 ईयर है। ठीक है, मॉडल पूछा जाता है कि भाई, मॉडल का मतलब होता है कि भाई ये इकोनॉमिस्ट थे, ये जो भी इस तरह के प्रोफेसर थे वो अपना मॉडल देते थे। वैसे हेराल्ड और डोमर एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, ये दो अलग नाम है, दो अलग तरह के प्रोफेसर्स की ये मेथोलॉजी है। तो इसको कहा जाता है हेराल्ड एंड डोमर। तो हेराल्ड एंड डोमार, ये मॉडल पूछा गया कि किस मॉडल पे बनाया गया था। ये मॉडल क्या है इसके बारे में डिटेलिंग में आपको नहीं जानना है। तो हेराल्ड एंड डोमर, और मेन एम, उद्देश्य का मतलब होता है एम, और एम था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को किस में फोकस किया गया था। तो हमने फोकस किया था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को। फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग में हमारी प्रायोरिटी थी कि पहले एग्रीकल्चर सुधारो, क्योंकि भाई एग्रीकल्चर नहीं रहेगा तो फूड ग्रेन की शॉर्टेज तगड़ी होने वाली है। इंडिया की पॉपुलेशन अच्छी खासी बढ़ गई थी। क्या किया गया, बिगर बिगर इरिगेशन पॉलिसीज। भाई हमने क्या बनाए, इरिगेशन पॉलिसीज बनाई कि भाई इरिगेशन की चीजों को सही किया, मतलब कैनाल्स बनाई गई, डैम्स बनाए गए। ठीक है, तो इस तरह से कैनाल्स और डैम्स का कंस्ट्रक्शन किया गया। तो देखिए भाखड़ा नांगल डैम, आपको पता है ना कहाँ पे है, सतलज रिवर पे। भाखड़ा एंड नांगल, भाखड़ा अलग डैम है और नांगल अलग डैम है, लेकिन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जिसमें भाखड़ा हिमाचल में आ जाता है और नांगल आ जाता है पंजाब बॉर्डर पे। 1 से 1.5 किलोमीटर का गैप है एक दूसरे के पानी को कंट्रोल करने के लिए। तो ये बनाया गया किस रिवर पे, सतलज रिवर पे। तो यहाँ से आपके डैम्स का भी क्वेश्चन रेडी हो जाएगा कि सतलज रिवर पे बनाया गया भाखड़ा नांगल डैम। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर रिवर कहाँ आती है भाई, आपको पता होना चाहिए, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में बहती है दामोदर रिवर। तो भाई दामोदर रिवर व्यास, अभी आप देख रहे हो कि व्यास क्या है, हिमाचल से चली जाती है पंजाब। और इस टाइम पे अगर आप पढ़ रहे हैं तो पता है कि ब्यास रिवर अपने उफान पे है, और पंजाब में जो बाढ़ का कारण है वो क्या है, हिमाचल पंजाब में ब्यास ही है। ब्यास रिवर क्या होती है, मिक्स हो जाती है सतलज में और फिर उसका पानी जाता है। तो इन रिवर्स पे बना के क्या होगा, भाखड़ा नांगल परियोजना से क्या किया गया, एक एक कैनाल निकाली गई, जिस कैनाल का नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल। और इस कैनाल का पानी कहाँ जाता है बेटा, राजस्थान। ये इंडिया की सबसे बड़ी कैनाल है। तो देखिए रिलेटेड चीजें आप ऐसे ही नोट्स में लिखते जाइए कि ये क्या है, इंडिया की लार्जेस्ट कैनाल है जो भाखड़ा नांगल डैम से निकाली गई, इंदिरा गांधी कैनाल। और ये एरिया कहते हैं कि राजस्थान की सूरत अगर बदल दी कुछ हिस्सों की, तो इस कैनाल ने बदल दी, वहां की लाइफ लाइन है। ठीक है, तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहली पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन भी अगर पूछे गए तो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग से आपके ये क्वेश्चंस बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पे आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि टोटल 11 5 ईयर प्लानिंग है, 12, तो वो बड़ी बात होगी। अब दूसरा फिर जंप फिनिश हुआ, दूसरा 1956 से 61 तक स्टार्ट हुआ। इसका मॉडल क्या था, पीसी महानोबिल मॉडल। तो आप कहेंगे महालोबनिश। ठीक है, आप इसे कहेंगे एक मिनट, आप कहिएगा महानोबिस मॉडल। ये इसका मॉडल था, मतलब इस इनके मॉडल पे ये बनाया गया था। तो ये मॉडल पूछा जाता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्या इनका था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। In the first it was agriculture and second is industrial. So you can see दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला में क्या बनाया गया, इस्पात का मतलब होता है स्टील इंडस्ट्रीज वर सेटअप। क्योंकि इंडिया में क्या है, कोल और आयरन एनफ है, एंड कोल और आयरन इज द रॉ मटेरियल। और ये सारे कहाँ है, ये बेसिकली झारखंड में है। कहाँ पे है सब,
झारखंड में आपने बोकारो और इन सब का नाम सुना होगा। तो झारखंड ही एक ऐसा स्टेट है जहां पे इंडिया के लगभग सभी तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल हाउस कहा जाता है, जो कि झारखंड किस में आता है, आपको मैंने प्लेटूस पढ़ाया था उसमें पढ़ा होगा, छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर आता है। वो किस प्लेटू के अंदर आता है, छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर आता है। तो वहां पे झारखंड में इनको सेटअप किया गया, ठीक है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, और किसकी मदद से, लगभग में इनको सेटअप करने में हमारी मदद रशिया ने की थी। इसलिए हम रशिया को अपना पुराना फ्रेंड मानते हैं, क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान झुका हुआ था अमेरिका के साथ, तो हमको रशिया ने मदद की। तो रशिया से क्या हुआ भाई, रशिया से मदद मिलके हमें क्या मिला, हमने ये झारखंड में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, झारखंड के इलाकों में स्टील प्लांट लगाए, और इंडिया स्टील का नंबर 1 प्रोड्यूसर माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो इसके रीजन से आप समझ सकते हैं कि इस मॉडल का क्या इंपॉर्टेंस थी। चलिए थर्ड समझते हैं कि थर्ड 5 ईयर प्लानिंग में क्या है भाई। तो देखिए इसमें कुछ चीजें दिक्कत हो गई कि थर्ड 5 ईयर प्लानिंग सही से चल नहीं पाई। इसका कारण था कि थर्ड 5 ईयर प्लानिंग की सही से ना चलने का कारण था क्या था, 1961 से 66 में आया। तो इसमें भाई असफल योजना, इट वाज अ नॉट सक्सेसफुल। रीजन क्या था, 1962 इंडिया चाइना वार, 1965 इंडिया पाकिस्तान वार एंड 1966 ड्रॉट। अब इतने सारे वॉर अगर किसी 5 ईयर प्लानिंग में हो जाए, इसमें क्या था, आत्मनिर्भरता मतलब बीइंग इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंसी चाहिए थी भाई। एंड नाउ द मिक्स एग्रीकल्चर with industrialization, with industrialization, जो कि दोनों ही हमारा क्या हुआ, सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि इतनी सारी वॉर हो गई। इसी योजना के अंतर्गत मैंने बोला था ना, रशिया के सहयोग से झारखंड के बोकारो में, बोला ना, बोकारो में आयरन एंड इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज का एस्टैब्लिश हुआ। एंड वी स्टार्टेड इन 1961-62 में ही हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था। हालांकि सक्सेसफुल नहीं हो पाया, स्टार्ट तो हुआ लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो उसको फिर किसके बाद, 1966 के बाद इंप्लीमेंट किया गया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट तो हो गया था थर्ड में ही, क्योंकि यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं इन द टर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, हम दोनों करेंगे और इसमें सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। लेकिन चलो भाई ये तो लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गई, हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन रुक गई। तो चलो आते हैं, अब समझते हैं इसका मतलब भाई फोर्थ। तो अब उसके बाद क्या है भाई, 66 में सूखा आया, उसके बाद कुछ दिन गैप लिया गया और फिर नई प्लानिंग बनाई गई 1969 से, ठीक है। तो उसे 5 ईयर प्लानिंग हॉलीडेज कहते हैं, योजना होगा 5 ईयर प्लानिंग हॉलीडेज, वो जो 3 ईयर का गैप है उसको रखते हैं, क्योंकि वॉर वगैरह के रीजन से हट गया। तो इसका एम क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर विथ इरिगेशन। तो भाई अब फिर से हम आ गए, क्योंकि सूखा पड़ गया। सूखा क्यों पड़ा, क्योंकि पानी की भाई बारिश पे मैक्सिमम मॉनसून पे डिपेंडेंस हमारी एग्रीकल्चर थी। अब सूखा पड़ गया तो इसका मतलब है कि फिर से एग्रीकल्चर को बढ़ाओ भाई, पहले खाएंगे तब इंडस्ट्रीज लगाएंगे। तो और उसके साथ साथ सिंचाई, इरिगेशन पे भी ध्यान दो, ताकि सूखे की नौबत में हम डील कर सकें, ठीक है। इन दिस एरिया, इन दिस वर्स एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाज हायर। इस वॉर में डेवलपमेंट, क्योंकि अब क्या हो गया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन भी ऐड हो गया था, तो उस ग्रीन रिवॉल्यूशन को पर्पस में रख के इसको बनाया गया। तो डेवलपमेंट वाज वेरी हायर। भाई हमने एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा गोल्स की। इसी के बीच में 14 बैंक वर नेशनलाइज्ड, 14 बैंक वर नेशनलाइज। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि ये 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन 1969 में हुआ है, आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल में, सेकेंड शेड्यूल इन द आरबीआई, दीज 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। ओके, तो ये आपको बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया में मिल जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, ठीक है। एंड इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अभी तो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ कल, तो एक तरह का करंट भी हो गया। तो इंडियन रिसर्च
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया इसी ईयर में, इसी पंचवर्षीय योजना में, इसी 5 ईयर प्लानिंग में। तो आप कह सकते हैं कि फोर्थ इज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट, तो इसको आप कर लीजिए स्टार मार्क, क्योंकि फोर्थ की इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या है, बढ़ गई है। लेकिन याद रखिएगा इसी बीच अगर आप पाएंगे तो एक दिक्कत हुई 1971 में, इसी में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, इससे इस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर। ये पाकिस्तान वाले ना हमें ना जी रहे थे, खुद ना जी रहे थे ना जीने देते थे, हालांकि इंडिया जीती, लेकिन वॉर में काफी नुकसान होता है, काफी पैसे जाते हैं, सरकार को कहाँ खर्च करना है, इसलिए हमारी सरकार क्या करती है, पीस में बिलीव करती है कि भाई हमें क्या करना है, मैक्सिमम कोशिश करनी है कि अपनी पब्लिक की नीड्स पे ध्यान दें, अपनी पब्लिक की जरूरतों पे ध्यान दें और पब्लिक के वेलफेयर पे मैक्सिमम काम किया जा सके। लेकिन अगर वॉर लड़ेंगे कंटिन्यूसली, तो कंटिन्यूसली वॉर लड़ने से क्या होता है भाई, काफी ज्यादा घाटा होता है। तो यहाँ पे टारगेट ग्रोथ रखा गया था 5.6% और मिला हमें 3.3%। तो भाई टारगेट ग्रोथ जितना रखा गया अगर उससे ज्यादा अचीव हो तो ही काम बनता है। तो ये तो केवल फर्स्ट और सेकंड ईयर प्लानिंग में हुआ, थर्ड ईयर प्लानिंग तो इन लोगों ने बर्बाद कर दिया पूरा का पूरा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है फिफ्थ 5 ईयर प्लानिंग से, एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके सामने दिख गया, इसको आप भाई, गरीबी हटाओ का नारा पहली बार फिफ्थ पंचवर्षीय योजना में दिया गया था एंड इट वाज रन ओनली इन 4 ईयर। फिर कुछ दिक्कतें आई तो 1974 से 1978 तक चली। द टोटल टारगेट वाज रिमूव पोवर्टी, रिमूव पोवर्टी। तो भाई पोवर्टी लाइन वगैरह से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मैंने आपको पोवर्टी लाइन वगैरह के बारे में ऑलरेडी पढ़ा दी है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पोवर्टी नाम का एक वीडियो है, उसको जाके देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ पोवर्टी और पोवर्टी लाइन क्या होती है। तो यहाँ से, और इंडिपेंडेंस, इंडिया की इंडिपेंडेंट होना है, लोगों मैक्सिमम चीज़ों को मेक इन इंडिया करना है रादर देन बाहर से परचेज करने के लिए। आ जाते हैं सिक्स्थ पे। देखिए मैं बस आपको कट टू कट यहाँ पे बता रहा हूँ तो आपको याद रहेगा। तो आपको क्या पता चला, गरीबी हटाओ किस में था, फिफ्थ में था, किस में था, फिफ्थ में था। और उसका टारगेट क्या था, केवल ये चला था 74 से 78 तक चला था। इसको एक बार मैं रिवाइज भी करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, और सिक्स्थ में आपने क्या पाया कि सिक्स्थ में अगेन इसमें देखिए ये 1980 में बनाया गया, 85 में, आपको पता है 1982 में नाबार्ड, इसे क्या कहते हैं, नेशनल मतलब कहते हैं ग्रामीण रूरल बैंक, जो कहते हैं ना कि रूरल बैंक्स होते हैं, रूरल बैंक्स जो होते हैं रूरल एरिया में क्रेडिट देने के लिए, विलेज एरिया में क्रेडिट देने के लिए। तो जितने भी रूरल बैंक्स होते हैं वो जैसे आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंक्स को, आरबीआई किसको रीड करता है, कॉमर्शियल बैंक्स का हेड है, राइट। तो ऐसे ही जितने भी रूरल बैंक्स हैं उनका हेड कौन है, नाबार्ड। ओके, और वो 1982 में स्टैब्लिश किया गया और रूरल बैंक्स की तरह, तो उससे क्या हुआ, रूरल एरिया में रोजगार, सो एम्प्लॉयमेंट, राइट। एम्प्लॉयमेंट जो थी वो कहाँ स्टैब्लिश की गई, एम्प्लॉयमेंट स्टैब्लिश की गई बेसिकली रूरल एरिया में, क्योंकि हम क्या चाहते थे, रिमूव पुअर्टी। तो पुअर्टी के लिए भाई क्या है, अगर आपको पुअर्टी हटानी है तो आपको क्या देना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। तो रिमूव पुअर्टी एंड इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, and for that purpose in the rural area unemployment was too much, so to remove the unemployment from the rural areas the government established NABARD which will be the head of all the rural banks, जो अगर सभी रूरल बैंक्स के रूरल एरिया में फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने वाले बैंकों को कंट्रोल करेगी नाबार्ड, और नाबार्ड का स्टैब्लिशमेंट 1982 में हुआ। तो एक क्वेश्चन ये बना कि नाबार्ड कब स्टैब्लिश किया गया, सिक्स 5 ईयर प्लानिंग में, सिक्स 5 ईयर प्लानिंग भाई, ओके, सिक्स 5 ईयर प्लानिंग में स्टैब्लिश किया गया और इसमें मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के लिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखी गई। अच्छा, इसका बात करें ग्रोथ रेट का, तो भाई हम कह सकते हैं कि इसी के साथ मॉडर्नाइजेशन आया, टेक्नोलॉजीज आई और बहुत सारी मतलब जो इनकम लेवल लोगों के बीच में इनकम गैप था, इनकम गैप जो था उसको काफ़ी रिड्यूस किया गया। रिड्यूस कैसे हुआ भाई, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, अगर लोगों को रोजगार मिलेगा तो इनकम लेवल सबका बढ़ेगा, तो एम्प्लॉय वो रिड्यूस हुआ और ये मतलब पॉजिटिव चली थी। अगर 5.2% रखा गया तो इसको 5.4% की ग्रोथ मिली थी इस 5 ईयर प्लानिंग में। तो एक अच्छी 5 ईयर प्लानिंग मानी गई। इसके अलावा
ओके, चलिए भाई सेवंथ को देख लेते हैं। सेवंथ क्या कहती है? हाँ, अब एजुकेशन, अभी तक एजुकेशन का नाम आपने कहीं नहीं सुना। पॉवर्टी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट तो रखी ही गई, एजुकेशन आया पहली बार। तो एजुकेशन के बारे में किसमें बात की गई भाई? सबसे पहले सेवेंथ 5 ईयर प्लानिंग में पहली बार एजुकेशन के बारे में बात की गई। इसी के साथ हेल्थ, आप जब भी एजुकेशन की बात करते हैं तो हेल्थ और एजुकेशन एक साथ आती है। तो हेल्थ और एजुकेशन को एक साथ टारगेट कब किया गया? सेवेंथ 5 ईयर प्लानिंग में किया गया। इसी के दौरान पोवर्टी लाइन, गरीबी की माप का मतलब पोवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए कि पोवर्टी लाइन कैसे डिफाइन की है, लकड़वाल कमेटी, लकड़वाल कमेटी को स्टैब्लिश किया गया। और इसी में पहली बार स्लोगन दिया गया था कि भोजन मतलब फूड, वर्क एंड प्रोडक्शन, इस पे हम ध्यान देंगे, फूड वर्क एंड प्रोडक्शन। और इसी टाइम पे हमारे यहाँ 1991 से 1992 का जो एरिया था, इसे हमारे यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस बोला गया, इकोनॉमिक क्राइसिस। इस टाइम पे कौन थे हमारे यहाँ भाई? इस इकोनॉमिक क्राइसिस में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? माननीय मनमोहन सिंह जी थे, जिन्होंने फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए। इसको मैंने पढ़ाया है शायद आपको ऑलरेडी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991-2 वाले जो थे वो इसी टाइम पे आए थे, क्योंकि ये इसी के बाद आए थे, ठीक है, इसके बाद आए थे, याद रखिएगा, इसके बाद आए थे। तो ऐसे मतलब कहते हैं ना कि 5 ईयर प्लानिंग में गैप आता है, तो ये थर्ड टाइम 5 ईयर प्लानिंग में गैप आया। पहला वाला आपने स्टार्टिंग में देखा वॉर के टाइम के बाद आया था, ये थर्ड टाइम था जब हॉलीडे थी कि कोई 5 ईयर प्लानिंग नहीं बनाएगी। 5 ईयर प्लानिंग तब नहीं बनाई जाती है जब सिचुएशन अच्छी ना हो। तो 1990 से 1992 तक हमने काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस को झेला, तो इसलिए फिर कोई 5 ईयर प्लानिंग नहीं बनी। इसके बाद की जो 5 ईयर प्लानिंग आएगी वो 8th होगी, 9th होगी, 11th होगी और 12th होगी। और उसके बाद आपको देखने होंगे कि कुछ क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें बस आप इतना याद रख लीजिए कि जो 8th 5 ईयर प्लानिंग आई ये अब 1992 से 1997 में रखी गई। एंड मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, समझिए ना, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, क्योंकि भाई हमारे यहाँ ह्यूमन तो काफ़ी हैं, तो उनको रिसोर्स बनाओ। और ह्यूमन, आपको पता है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए इसके पिछली 5 ईयर प्लानिंग में आप देखिए क्या था, क्या था? रोजगार, शिक्षा एंड जन व्यवस्था का विकास। अगर आप एम्प्लॉयमेंट देंगे तो, और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? एजुकेशन प्लस हेल्थ। अ हेल्दी माइंड, a healthy mind can have a गुड, कैन गेट ए गुड एजुकेशन, अच्छा शरीर, अच्छा स्वास्थ्य, आपको पढ़ाई में मन लगाएगा। और दोनों को अच्छे से मिलाओगे तो आप क्या बनाओगे? एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स। किसी भी कंट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स ना होके ह्यूमन रिसोर्स होता है। आजकल कनाडा वैसे कंट्रियों में, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रियों में क्या है? दे नीड अ गुड ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स तो पड़े हैं लेकिन उसको यूटिलाइज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। इसलिए स्किल्ड लोग चाहिए जो कि इंडिया वगैरह से जॉब के लिए जाते रहते हैं, तो उनको क्यों हायर कर लिया जाता है आसानी से? इसी रीजन से। और इसी के साथ साथ आप पाएंगे कि 8th 5 ईयर प्लानिंग में आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, एंड इसी में पहली बार इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म, 1992 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स याद है ना? तो क्योंकि 1990 से 1992 तक क्या चले? इकोनॉमिक क्राइसिस चलने, तो सब बंद था, नहीं बना। तो इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फर्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये इंट्रोड्यूस किए गए, पहली बार ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए। और इसी साल प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट एक्ट पॉलिसी, ओके, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, इसके थ्रू भी भाई लोगों को काफ़ी सारी रोजगार मिली। तो ये पॉलिसी लॉन्च की गई। तो इसी के साथ आपने पाया कि अगर आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर रहे हो तो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करके करोगे क्या? उसको एम्प्लॉयमेंट दो, उसको काम दो, उसका यूटिलाइजेशन करवाओ। अगर आप उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हो फिर तो वर्थलेस है। तो उसके
उसी हर चीज एक दूसरे से अटैच होती है। आप देखेंगे ना, सारी चीजें एक दूसरे से अटैच है। तो उसी अटैचमेंट के साथ आप यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या लाया गया, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट एक्ट लाया गया। और इसी एक्ट, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट को इसमें टारगेट रखा गया था। अब आते हैं अपनी 9th पे भाई। 9th की बात की जाए तो हालांकि ये मतलब जो टारगेट रखा गया उससे थोड़ी कम थी, लेकिन आप जान लीजिए इसमें कि 9th और 10th में क्या था, सिंपल लैंग्वेज में। तो देखिए 9th की जो ड्यूरेशन है ये 1997 से 2002 तक है, और 2002 से 2007 तक 11th है, और 11 से फिर आपको लास्ट में जो मिलेगी वो 12th मिलेगी, 12 तक। उसके बाद 5 ईयर प्लानिंग को फिनिश कर दिया गया और नीति आयोग आ गया। तो अच्छी बात है कि फिर बीजेपी सरकार ने बोला भाई 5 ईयर प्लानिंग नहीं करनी है, हम 1 to 1 ईयर करेंगे। नीति आयोग बनाया और ये एक एक ईयर की प्लानिंग होती है रादर देन 5 ईयर प्लानिंग। तो सबका अपना नजरिया होता है कि किसको, हो सकता है कांग्रेस आए फिर वो 5 ईयर प्लानिंग स्टार्ट कर दे। तो हर एक पार्टी का अपना एक तरीका होता है, ठीक है। तो भाई ये जो लिखा है न्यायपूर्ण वगैरह, इसका मतलब क्या है? तो सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, न्यायपूर्ण वितरण का मतलब आप समझिए कि फोकस किया गया सोशल जस्टिस एंड इक्वल डेवलपमेंट। देखिए अब क्या है, हम अपनी बेसिक चीजों से तो ऊपर आ गए भाई। एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा था, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, सब डेवलप हो रहा था। अब हमें चाहिए था कि समाज में इक्वालिटी नहीं है, कास्ट सिस्टम के रीजन से बहुत ज्यादा डिस्पैरिटीज हैं। तो अब जब डेवलपमेंट हो तो वो सबके पास पहुंचे। एक कंफर्म सेक्शन, हायर सेक्शन ही सारी प्रायोरिटीज को यूज कर ले, सारे रिसोर्सेज को यूज कर ले डेवलपमेंट के लिए, ये अच्छी बात नहीं है। तो जो सोशल डेवलपमेंट हो वो सबके पास पहुंचे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को, और पुअर्टी को इरेडिकेट करने के लिए। देखिए इसमें क्या बोला गया भाई, इसमें बोला गया कि अब हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना है। तो इसमें पुअर्टी को हटाने के लिए, पुअर्टी को हटाने के लिए और पुअर लोगों को अच्छी फैसिलिटी देने के लिए, जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इसके साथ साथ भाई प्रॉपर हेल्थ, मतलब उन्हीं चीजों को जो बेसिक नीड्स हैं उसको अब अच्छा किया जाने लगा। इसलिए इसमें ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया है कि जैसे सोशल जस्टिस एंड इक्वल डेवलपमेंट का मतलब है कि जो बेसिक फैसिलिटीज हायर सोसाइटीज के पास है, लगभग में जिन पैसे वालों के पास है, वो गरीब लोगों के पास भी पहुंचे। इसका मतलब यही हो गया। तो बस इसका टाइटल याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं। 10th में लिखा है गरीबी एंड बेरोजगारी को समाप्त करना, टू फिनिश और इरेडिकेट पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जो कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट तो इंडिया में मुझे नहीं लगता कि अनएम्प्लॉयमेंट को समाप्त करने का कोई जरिया है। अनएम्प्लॉयमेंट तो यहाँ पे रहने ही वाली है, ठीक है। और इन नेक्स्ट 10 ईयर प्रति व्यक्ति आय, पर पर्सन इनकम शुड बी डबल। वो तो हो गया, इनकम शुड बी डबल, कि भाई डबल हम करेंगे कि पर पर्सन जो कमाता है उसकी इनकम को आप डबल कर दो। तो चलो ये तो हो गया, ठीक है, पर पर्सन इनकम को डबल तो हमने कर ही लिया, ठीक है। और इसमें ही देखिए वो जो ड्रिंकिंग वाटर वाला मैंने आपको बताया है ना, वो इसी को क्या किया गया भाई, इसको और ज्यादा इंक्रीज किया गया और गांव वगैरह में टंकी वगैरह लगाई गई, ताकि मैक्सिमम लोगों को, जो पॉलिसी बन गई है उसको तो सस्टेन करते ही रहते हैं और एक नई टारगेट को रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गरीबी हटाओ वगैरह के लिए लाया गया। इसी में 2006 में आपको मिलेगा मनरेगा आई थी, एम्प्लॉयमेंट के लिए 2006 में क्या आई, मनरेगा। मनरेगा के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। मनरेगा के बारे में मैंने आपको पुअर्टी के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जिस लेक्चर में बताया है, उसी में मैंने आपको मनरेगा बता दिया है कि महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, रूरल गारंटी एक्ट, जिसमें 100 डेज मजदूरों को काम दिया जाएगा, कि स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिमम वेजेस से ऊपर। तो उस तरह से मनरेगा लाई गई जिसने 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट तो फिक्स कर दिया, ठीक है। तो मनरेगा एक बहुत बड़ी योजना थी जो काफी हाई लेवल पे चलाई गई थी पूरे इंडिया में। तो आप इसको आसान मत समझिए, मनरेगा अपने आप में एक अच्छी योजना थी। हालांकि इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, इसकी आलोचना चलती रहती है अलग अलग पार्टियों के थ्रू, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां भी थी, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। तो इसके रीजन से इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है। आ जाते हैं भाई अपने लास्ट पे।
11वीं और 12वीं। और इसी के साथ भाई हम मानेंगे कि कांग्रेस का राज खत्म हुआ और बच्चों को 5 ईयर प्लानिंग पढ़ने का झंझट खत्म हुआ। तो देखो भाई 2007 से 12 आई, फास्ट, भाई फास्ट तो रखना ही है, फास्टेस्ट वे में रखना है। और बात आती है समावेशी विकास, इसको कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ। बस ये इतना याद रखिए कि भाई अब हमारे पास सब कुछ है, अब हम क्या करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं। फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ को कंसेप्ट में रखा गया, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं जानना है। बस इसके देखिए कई सारी योजनाओं में आपको केवल टाइटल का नाम जानना है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। स्टार्टिंग ये कुछ इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको उसको फिर से ले जाके उस पर मार्क करा दूंगा, तो आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। एंड द 12th, एंड इसके बाद फिनिश हुआ 12th में, फिर वही चीज है, देखिए फास्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ, एंड एक वर्ड यूज किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि भाई नेचर को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं कि फास्ट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के चक्कर में आपने क्या किया, नेचुरल रिसोर्सेज का ध्यान ही नहीं रखा, आने वाली फ्यूचर के जनरेशन के लिए आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपनी ग्रोथ को सस्टेनेबल भी रखना है। और इसके बाद भाई 1 जनवरी 2015 को हालांकि बनाई गई थी, लेकिन वो क्या आ जाती है, 2014 में इलेक्शन होते हैं और कौन बनता है, बनती है योगी मोदी जी की सरकार। और 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव, मिनिस्ट्री ने पारित किया एंड क्या बना दिया, नीति आयोग, क्या बना दिया, नीति आयोग बना दिया, और सारा गेम खत्म। नीति आयोग बनाने के साथ ही 5 ईयर प्लानिंग का बैंड बजा, और इस तरह से 5 ईयर प्लानिंग की पॉलिसीज का जो हमारे यहाँ चला आता था, अब 1 ईयर का बनाते हैं। नीति आयोग के बारे में किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे। अब मैं आपको इंपॉर्टेंस बता देता हूँ कि जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9, 10, 11, 12 से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं। देखिए देखिए 11 और 12 का टाइटल सेम है, ठीक है, सेम है, बस एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐड कर दीजिए। ऐसे ही अगर हम 9 और 10 को देखें तो भाई यहाँ पे ये मनरेगा में इंपॉर्टेंट है, रख लीजिए कि मनरेगा इंट्रोड्यूस की गई थी। और इससे अलावा गरीबी बेरोजगारी की बात यहाँ भी की गई है। हाँ, अगर पूछा जाए सोशल जस्टिस और इक्वल ग्रोथ की बात किस में की गई थी, तो 9th एक ऐसे इंपॉर्टेंट पे स्टार मार्क्स लगा लीजिए, स्टार लगा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो मुझे लगता है 8th में ज्यादा कुछ नहीं है। ह्यूमन रिसोर्सेज की बात की जाए तो ऐसे लगा लीजिए इससे, क्योंकि ये 1 लाइनर है कि प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट एक्ट किस में यूज किया गया था, वो यहां से बन सकता है। 7th की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहली बार एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहली बार एजुकेशन और हेल्थ पे ध्यान कब दिया गया, तो वो कब दिया गया, 7th 5 ईयर प्लानिंग में सबसे पहली बार दिया गया। और पहली बार पोवर्टी लाइन को भी इसी में डिफाइन किया गया। तो भाई पोवर्टी से रिलेटेड और 3rd 5 ईयर प्लानिंग हॉलीडे भी इसी के बाद आया। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस कब आए, और इसके बाद 1992 में इंट्रोड्यूस जो किया गया वो क्या हो जाएगा, 8th 5 ईयर प्लानिंग। और 8th 5 ईयर प्लानिंग में पहली बार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को डाला गया, और इन्हीं चीजों को आगे कैरी फॉरवर्ड कर लिया गया। देखिए 8th में क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। इन सब चीजों को जब मिक्स करते हैं आप तो क्या बनता है, इन तीनों चीजों को कंबाइन करते हैं तो आपका एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बनता है। इस तरह से आप देख लेंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे 6th पंचवर्षीय योजना में, तो इसकी अवधि 6 के बारे में बात करूं तो गरीबी उन्मूलन, मतलब रिमूव पुअर्टी, हाँ, नाबार्ड इसमें बनाई गई थी। तो नाबार्ड पूछ लिया जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में बनाई गई, तो 6th में बनाई गई। एंड रिमूव पुअर्टी की बात 6th में की जाती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 5th इंपॉर्टेंट है कि इन विच 5 ईयर प्लानिंग फर्स्ट टाइम they ask about remove poverty and the independency। so remove poverty सबसे पहली बार गरीबी हटाओ किस में चली थी, पंचवर्षीय। और कौन सी 5 ईयर प्लानिंग केवल 4 ईयर चली, तो ये चली आपकी कौन सी, 5th। और इससे पहले क्या होगा, एक 5 ईयर प्लानिंग हॉलीडे मिलेगा आपको, देखिएगा, क्योंकि अगली क्या है 74 से, अच्छा नहीं इसमें हॉलीडे नहीं है, ठीक है। तो 1969 से चली है 74 तक, इससे पहले हॉलीडे है, ठीक है। 1969 में क्या हुआ था, सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई में 14 बैंक्स को ऐड किया गया था, इसरो को भी स्टैब्लिश किया गया था। और इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पहली बार बात की गई थी। किसकी बात की गई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो आप इंपॉर्टेंट में याद ही रखें, चीजें आपके लिए आसान रहेंगी। थर्ड में देखिए, थर्ड के बारे में, थर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 वॉर, ये वॉर और सूखा हुआ है, ठीक है। और इसमें भी इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई थी। इसमें याद रखने लायक चीज है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, हालांकि सक्सेसफुल उस टाइम हुआ नहीं था। और बोकारो में स्टील इंडस्ट्रीज लगाई गई, जो कि झारखंड में किसकी मदद से, रशिया की मदद से लगाई गई, ठीक है।
और इसमें कोई गैप है 61 से 66? नहीं। 56 से 61 पीसी, ये मॉडल का नाम याद रखिएगा, और सेकंड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को रखा गया, तो इसको भी आप मार्क कर लीजिए सेकंड डेवलपमेंट में। और इसमें भी दुर्गापुर भिलाई में स्टील इंडस्ट्रीज लगाई गई। और फर्स्ट में तो आपको याद ही रखना कि हेराल्ड डोमर मॉडल ये पूछा गया है, तो एग्रीकल्चर के बारे में बात की गई है, ठीक है। कैनाल, वो इंदिरा गांधी कैनाल है, भाखरा नांगल डैम है, किस रिवर पे है, इससे थोड़ी सी आपकी क्या होती है, थोड़ी सी ज्योग्राफी भी कवर होती है। तो देखिए 56 के बाद 56 से 61, 61 से 66 कोई गैप दिख रहा है नहीं। इसके बाद 66 के बाद क्या है, 69 पे आ गए, तो 2 ईयर का क्या हो गया, 2 ईयर का गैप हो गया, 2 ईयर का क्या हो गया, गैप हो गया। तो इसे आप कह देंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग हॉलीडे। पहली 5 ईयर प्लानिंग हॉलीडे कब होती है, इस सूखे के बाद, इंडिया चाइना वॉर के सूखे के बाद। अब 69 से 74 चल रहा है, 74 से 78 है, 78 के बाद सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग गैप आ गई। क्यों आ गई भाई, 80 है और ये क्या है 78 है। पहले तो ये 4 साल चली, इसके बीच में जानते हैं गवर्नमेंट स्टैब्लिश नहीं रही, जो गवर्नमेंट है वो स्टैब्लिश नहीं रही। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट की स्टैब्लिशमेंट नहीं थी। क्यों, क्योंकि कांग्रेस थी, क्या थी, कांग्रेस थी। कांग्रेस को हराया गया 1975 के इमरजेंसी के बाद, इसको हटाया गया और किसकी सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार। और जनता पार्टी की सरकार ने 5 ईयर प्लानिंग को फॉलो ना करते हुए 1 ईयर का चलाया, कि एक एक साल का मॉडल निकाला, एक एक साल की ग्रोथ रखी। तो कितने साल का गैप आ गया, 74 से 78 था और फिर 80 आया। तो इसमें क्या हुआ, जनता पार्टी की सरकार ने गैप क्रिएट कर दिया, तो ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है। फिर 85 से 90 चलता है, फिर 92 क्यों चला, थर्ड 5 ईयर प्लानिंग क्यों गैप में आया, क्योंकि हम क्या थे, इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे थे। तो हमारे यहाँ भाई क्राइसिस की सिचुएशन थी। तो 3 आते हैं, एक कब आया है, एक आया है 1990 के बाद, पहला योजना थर्ड, ये थर्ड किसके में है, थर्ड आता है 1990 के बाद, ओके। 1990 से 1992 में चला। और यहाँ पे क्यों चला भाई 1980 से, यहाँ पे 2 ईयर का क्यों गैप आया, कांग्रेस गवर्नमेंट की जगह जनता पार्टी की सरकार आ गई। तो एक 1978 से 80 है, एक 1990 से 1992 है, तो 2 साल का गैप यहाँ है, 2 साल का गैप यहाँ है, ठीक है। और उससे पहले आपको क्या मिलेगा, इंडिया चाइना वॉर की वजह, ये और 1966 के बाद 69 है ना, तो 3 साल का गैप, 3 ईयर का गैप किसके रीजन से है, वॉर वगैरह की रीजन से है। तो एक 1966 के बाद चालू हुआ है, एक 1990, तो 1966, 1990 और 1980, हाँ 1978 से 80। तो ये 3 योजना अवकाश है कि 5 ईयर प्लानिंग को तो कोई पूछ लिया गया है। तो इस तरह से अगर आप को रिलेट करके याद रखेंगे तो क्यों किया गया, ये आपको वहां से आसानी से पता चल जाएगा कि ये 5 ईयर प्लानिंग से गैप क्यों रखे गए। तो 5 ईयर प्लानिंग इसी के साथ आपका फिनिश होता है। और देखिए पूछा गया है कि किसमें समावेगी 5 ईयर प्लानिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। तो अभी आपने पढ़ा ना इंक्लूसिव ग्रोथ, देखिए फटाफट कहां पे है भाई, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की जाए तो रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव किसका था, 11th का था। 12th में था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, और यहाँ पे केवल इंक्लूसिव ग्रोथ। तो आप कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा सर, इसका आंसर होगा 11th। क्या होगा, 11th में क्या की गई, केवल इंक्लूसिव ग्रोथ की बात 11th में की गई थी, और 12th में क्या की गई थी, मोर इंक्लूसिव। तो देखिए दोनों में फर्क है, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा ही है। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम को हमने किस में बात की, अभी क्वेश्चन आया कि पर कैपिटा इनकम की बात किस में की। तो देखिए पर कैपिटा इनकम को डबल करने की बात किस में की गई थी, 9th 5 ईयर प्लानिंग में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9th, ठीक है। 9th पर कैपिटा इनकम की बात करता है। इसके अलावा अगर आप पीछे आए थोड़े से, तो देखिए क्वेश्चन कोई है हमारे पास, नहीं। तो क्वेश्चंस आपके डन होते हैं, और इसी के साथ आपका 5 ईयर प्लानिंग डन होता है। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, जो 5 ईयर प्लानिंग है। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगली वीडियोस में मैं नेशनल इनकम्स के बारे में, जीडीपी, एनडीपी और एनएनपी के बारे में बताने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ, काफी कुछ हम सीखने वाले हैं। सो बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।